देखो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास तो सबका क्लियर होगा। सेंटर ऑफ मास तो सबका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है? वो तो सिंपल है, जितने भी मासेस हैं सबका तुम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करो, और वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन है जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? टॉर्क हमने बताया था, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, बताओ क्या? और वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था आर क्रॉस एफ, यही हमने बताया था, ठीक है। या इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू आर एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ हमने बताया था, इसी को हमने प्रूव करके बताया था कि टाउ इक्वल टू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ होता है। यहाँ पे देखो यही मैं कल करके भी बताया था कि यही होता है, ठीक है। अच्छा चलो अब थोड़ा दूसरा टॉपिक हम करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तो। इस पे कुछ नहीं, इस पे क्वेश्चन कराया था टॉर्क पे, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन कराए थे, टॉर्क का क्वेश्चन नहीं कराया था। अच्छा तो अभी मैं कराऊंगा टॉर्क का क्वेश्चन। पहले पहले तुम लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और देखो हमने क्या बताया था, अगर टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, अप द प्लेन होगा, तो कैसे रोटेट करना चाहेगा उसको, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और इनसाइड के लिए क्लॉकवाइज। इसको लिख लो, इफ टाउ क्या हो, आउटसाइड टॉर्क, तो इस केस में क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और टाउ क्या हो, इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जैसे मान लो कि एक कोई व्हील है, व्हील पे मान लो कि फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो इसके चलते इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ है, तो कैसे होगा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आर क्रॉस एफ आउटवर्ड, तो किस सेंस में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये मान लो कि कोई एक व्हील है और इस पे मान लो कि फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में करेगा, कैसे होगा इसका, तो इसके आउटसाइड होगा तो ये कैसे रोटेट करेगा, अच्छा चलो इसको नोट करो। ये बिल पिछली बार पे नहीं हुआ बिजली का, सर आपने तो मुझे पे कर दिया था, वो मैं दे रहा हूँ राइट ना, बाकी 280 रुपये और आपको पे तो ये बताओ ये कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा एक और मैं देता हूं, अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे हो जाए एफ, ये बताओ इनसाइड टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, इनसाइड, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, समझ रही हो, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे एक फोर्स दे दूं, तो ये बताओ ए किस डायरेक्शन में चाहेगा, और ए इनसाइड,
तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, क्या? देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मैंने कल क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताया था, जैसे ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो गया और एफ हो गया, हमने क्या बताया था, डी क्रॉस एफ। तो इसमें ऐसे करेंगे तो आउटसाइड होगा, आउटसाइड का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। और इसमें भी जैसे इसको हमने ऐसे कर दिया और हम ऐसे कर देंगे तो ये भी आउटसाइड हो रहा है, तो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। जैसे इसको हमने ऐसे कर दिया तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। तुमको बस याद रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो टाउ क्या होगा, आउटसाइड, अगर क्लॉकवाइज हो तो इनसाइड, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। और एक मैं करा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखो अभी हमने एक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में क्या होता था बताओ। अभी पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम क्या होता था, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता था, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, फोर्स इन जेड डायरेक्शन जीरो, यही हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो, यानी कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो उस पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो बॉडी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, समझ गई। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं होगा। अगर कोई बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और वो रोटेट नहीं करेगा, बस यही है, ठीक है। तो चलो इसी को लिखना है, लिखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, लिखो डैश दो, लिखो व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, when a body is in rotational equilibrium, comma, the sum of clockwise movements, the sum of clockwise movements about any point is equal to sum of moments फिर से मैं बोल रहा हूँ, when a body in rotational equilibrium the sum of clockwise moments about any point is equal to sum of anti-clockwise moment about that point, or about anti-clockwise moments about that point, or algebraic sum of moments about any point is zero। पहले वो रखो तो अंदर, बैग के अंदर रखो। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक बार जल्दी से तुम लोग पढ़ के देख लो कि हमने क्या बताया। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लॉज ऑफ मोशन में कि कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल टू होगा, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसके इक्वल टू होगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो होगा। उसी तरह से हमने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा, यानी कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उस दोनों का सम कितना होगा, जीरो होगा, यही मैं बताया हूँ। अच्छा, इसमें एक फिगर मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक कोई रॉड है,
जैसे कोई रड है, ठीक है, इस पे मान लो कि ऐसे इस पे कोई ऐसे चीज रखा हुआ है, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे मान लो कि ऐसे इसको हमने रख दिया, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हमने एक वेट कर दिया W1 और ये डिस्टेंस है तुम्हारा D1 और एक यहाँ पे वेट हमने लगा दिया W2 और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया D2। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा? देखो यानी कि इसका मोमेंट क्या होगा, देखो इस पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसका क्या होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? एक ऐसे रोटेट करना चाहेगा क्लॉकवाइज, एक ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ठीक से देखो तो W1 W2 हमने कहा इक्वल बताया हूँ, ये डिस्टेंस D1 है, वो डिस्टेंस क्या है D2 है, तो ये चाहेगा कि ऐसे रोटेट हो, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सॉरी, ये W2 क्या चाहेगा ऐसे रोटेट करना, ये क्या है क्लॉकवाइज, और ये कैसे चाहेगा कि ऐसे रोटेट करना, ये है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका इसका मोमेंट क्या होगा, आउटसाइड या इनसाइड? एक कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या बताया था, हैं ठीक से क्लॉकवाइज के लिए इनसाइड और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटसाइड। तो ये क्लॉकवाइज चाहेगा, तुम करके देख लो, ये डी और एफ, इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, ये तुम्हारा डी और एफ, ये क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसका मोमेंट कितना हो जाएगा W1 इंटू D1 और इसका क्या हो जाएगा W2 इंटू D2। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब W1 इंटू D1 इक्वल टू क्या हो जाए W2 इंटू D2 हो जाए, ये कंडीशन हो जाए। देखो तो लॉज ऑफ मोशन में तो आए थे, इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या कंडीशन बताया था, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बताया था, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशन बताया था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन जीरो। अभी हम पढ़ा रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उस पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। एक होता है, एक टॉर्क होता है पॉजिटिव, एक टॉर्क होता है निगेटिव, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो आउटसाइड हो उसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, और जो इनसाइड हो उसको निगेटिव ले लेते हैं। और जो आउटसाइड हो वो कैसे रोटेट कराना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जो इनसाइड हो वो क्लॉकवाइज। तो हमने बताया कि ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसका मोमेंट यानी कि टॉर्क ड्यू टू W1 और टॉर्क ड्यू टू W2 क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, इस पॉइंट के अबाउट, ओके अबाउट। जैसे हमने, तुम तो लेट से आए हो, देखो जैसे मान लो कि हमने ये सिचुएशन लिया ऐसे, इसी फिगर को हमने ऐसे लिया, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में है ऐसे, जैसे इसको हमने रख दिया इक्विलिब्रियम में, है ना, तो इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेट हैंग कर दिया W1 और इस पॉइंट से O पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमने मान लिया कि D1 है, और एक दूसरा वेट को हमने यहाँ पे कर दिया W2 और इसका हमने ले लिया D2, इसका हमने ले लिया क्या D2। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसका टॉर्क, इसके चलते टॉर्क और इसके चलते टॉर्क दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वहीं लिखाऊंगे, यही कंडीशन होता है W1 D1 इक्वल टू W2। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने सपोज करो कि फोर्स ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं F1, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने फोर्स लिया F1 और यहाँ पे फोर्स हमने ले लिया F2, ठीक है। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2, ठीक है। इस पे अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी नोट कर लो इसको। तो समझ गए
रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है, नेट टॉर्क जीरो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो इसको बना, W वेट है, वेट, वेट दैट इज mg। अब चलो इस पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे ही 2 क्वेश्चन आएगा स्कूल के पेपरों में, समझ गए। तो अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि वो ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए, नेट, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। कोई भी मैं बोलूं कि कोई भी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, दिस मीन्स उस पर नेट फोर्स जीरो और उस पर नेट टॉर्क जीरो। चलो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये तो मैं करके बताऊंगा, इसके बाद में तुम लोग को दूंगा, वो तुम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये एनसीईआरटी में भी है। लिखो, ए मेटल रॉड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg in mass, 4 kg in mass is supported by 2 TWO knife, KNIFE edges। नाइफ क्या होता है, तो दिया हुआ है फिर से, ए मेटल रॉड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg in mass is supported by 2 knife edges placed 10 centimeter from each end, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। लिखो, ए 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end, find the normal reactions at the knife edge फुल स्टॉप। इसमें जी लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो पहले क्वेश्चन समझ लिए, क्या कहा जा रहा है एक बार पढ़ के बता दो, समझाओ कि क्या है। एक मेटल रॉड है 70 सेंटीमीटर, चलो एक रॉड है जिसका 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। अच्छा, इसके वेट को कहाँ पे दिखाएंगे हम, बताओ, क्वेश्चन देखो,
यही है 17, ये सेल का ही है 17। समझ गए? तो बताओ इसमें, बताओ कि अब हम क्या करेंगे, इसके मास को कहाँ पे दिखाएंगे हम? सेंटर पे, डेफिनेटली इसके मास को हम सेंटर पे दिखाएंगे। और दो जो नाइफ एज है वो कहाँ पे हम लगाएंगे? क्या? यहाँ पे और यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में मैं क्या लिखाया हूँ, देखो वहाँ पे, देखो क्या मैं लिखाया हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे? तो नाइफ को, एज को मान लो कि एक यहाँ पे हमने लगा दिया और एक हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया ग्राउंड। अच्छा ठीक है, अब इसका वेट क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगा और वो होगा तुम्हारा mg। तो इस केस में दोनों नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी, अगर ये भी 10 सेंटीमीटर पे है, ये भी 10 सेंटीमीटर पे है, और ये इससे क्या है 30 सेंटीमीटर 35 पे होगा, और इससे भी कितना होगा 35 पे होगा। दैट मीन्स इससे भी 25 पे, इससे भी 25 पे, तो दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। अच्छा सुनो, पहले सुनो इसको, क्या नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अच्छा सुनो, अब ये रॉड जो 70 सेंटीमीटर का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो 35 में तो दिखाया हूँ। अच्छा सुनो सुनो, अभी अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक रॉड है जिसका तुम्हारा लेंथ है 70 सेंटीमीटर, और दो नाइफ से उसको सपोर्ट किया हुआ है, जो कि ऐसे फिगर है। इसके सेंटर, इसका मास कहाँ पे दिखाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे, ठीक है। और इस केस में दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों क्या है, सब सेम सपोर्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वन एंड से एक और वेट हमने क्या किया, इसमें हैंग कर दिया, और वो हो जाएगा कैपिटल mg। पहले क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्वेश्चन एक बार रीड करो, पहले क्वेश्चन एक बार रीड करो, उसके बाद में क्वेश्चन एक बार रीड करो। अच्छा इसको मुझे करने दो, नेट फोर जीरो, नेट अभी मुझे करने दो, फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं। 4 kg है। बताओ, अब बताओ कि क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक रॉड है, उसका लेंथ है 70 सेंटीमीटर और उसका मास है 4 kg। दो नाइफ एज से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जो दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पे है। तो फर्स्ट में ऐसा हो गया, ऐसा हमने बना दिया। तो इसका सेंटर ऑफ मास से वेट दिखा देंगे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N1, इसमें N1, क्योंकि उस केस में दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे वह इससे 30 सेंटीमीटर पे एक और वेट हमने 6 kg का हैंग कर दिया, तो किस पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, किस पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, दोनों पे सेम पे, वन एंड से 30 सेंटीमीटर। अब बताओ किस पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, इस वन पे या टू पे या दोनों पे सेम होगा, बताओ, तुम बताओ। अगर यहाँ पे मान लो कि सम वेट रख दे, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने वेट रख दिया। अगर मिडिल पॉइंट पे हम रखते तो दोनों में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम होता। अच्छा अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो इस पे ऊपर की ओर मान लो कि N1, इस पे ऊपर की ओर मान लो कि N2, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा तो इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, तो ऊपर की ओर क्या फोर्स लगेगा, N1 प्लस N2, और नीचे की ओर क्या लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। बता दो अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो। इस सब को हमने एक पॉइंट ले लिया, इस सब पूरे बॉडी को हमने पॉइंट ले लिया, तो उस पर ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा है, N1 N2 लिख दिया, नीचे की ओर क्या लग रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी। अच्छा समझ में आया। अच्छा एम जी कहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, ए ए हम कर सकते हैं, किसी वन एंड से 30 सेंटीमीटर पे है, तो हमने इसको क्या ले लिया, 30 सेंटीमीटर ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, 35 ले लिया, ठीक है। और ए कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया।
सेम ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया जल्दी बता दो, ये 40 सेंटीमीटर। बता दो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, तो इस पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या होगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अभी हमने बताया था कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2, और टोटल मास कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4 kg, और दूसरा क्या है 6 kg। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 9.8, तो ये फर्दर हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 98। एक इक्वेशन हमने बना दिया। चलो इसको नोट करो। अच्छा, आप पहले इतना नोट कर लो, फिर टॉर्क का हम करेंगे। और इस पे रोटेट भी नहीं करेगा, दैट मीन्स इस पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बस यही करना है। ये एनसीईआरटी में भी है, तुम्हारे एनसीईआरटी में की बुक में भी है, एकदम आएगा पेपर में। मैं बताया इस चैप्टर से सारे चीज़ नहीं पूछे जाते हैं, 2-4 चीज़ है वही पूछा जाएगा। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं लिखाया था। अब इस पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो अभी हम, हाँ, तो वो भी हम करेंगे। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, हाँ हाँ, जैसे इसी को हमने फ्री बॉडी मान लिया कि पॉइंट मास है, तो ऊपर की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, N1 N2, नीचे की ओर M1 Mg लग रहा है। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स होने के जीरो होने के लिए N1 प्लस N2 इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ठीक है। अच्छा चलो, मैं अब यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना दिया, इधर की ओर है N1, इधर की ओर है N2, इधर की ओर है तुम्हारा स्मॉल mg। अच्छा, अभी मैं करके बताऊंगा, अभी मैं देखूंगा अभी। देखो इसमें है, ऐसा है, एक है N1 N2 में गिवन है एक 55 और एक 43, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, इसी चीज को हमने वहां बना दिया। अच्छा, अब इस पॉइंट को हमने ले लिया O, O ठीक है, और A डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ तो, 25, इससे 30 है, और ए भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो बता दो, तो एंड से 35 है ना, वो तो 10 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ कि N1 उसको किस डायरेक्शन में, N1 के चलते टॉर्क क्या होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, ये वहां पे बताओ। हाँ, N2 के चलते बताओ, N2 के चलते बताओ। हाँ, N2 कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
तो उसके उसका क्या होगा, पॉजिटिव या आउटवर्ड? आउटवर्ड पॉजिटिव होता है और इनवर्ड निगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तुम उल्टा समझ लियो, और क्लॉकवाइज निगेटिव। तो बताओ N2, तुम बताओ N2 इस रॉड को कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? कॉन्फिडेंस से बोलो। एंटी क्लॉकवाइज जैसे होता है, तो इसका मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू N2 लिख सकते हैं। बताओ यस और नो। अच्छा N1 बताओ वो कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। तो हम लिख सकते हैं माइनस 25 इंटू N1। अच्छा ये बताओ कैपिटल MG बताओ, वो कैसे चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना? हाँ MG, कैपिटल MG एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल MG इंटू 5। नेट टर्क कितना होना चाहिए, ये तुम्हारा 35 पे है, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर पे है, और ये तुम्हारा कितना है 35 सेंटीमीटर पे है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमने सेंटर को वो पॉइंट ले लिया और इसके रिस्पेक्ट में सभी टॉर्क निकाल दिया। ये क्या चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ये क्या चाहेगा क्लॉकवाइज तो निगेटिव, ये क्या चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। और नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। हमने क्या बताया था, अलजेब्रिक सम ऑफ नेट मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें बताओ अब क्या करें हम, तो 25N2 माइनस 25N1, और ये कितना है, एम है तुम्हारा 6, तो 6 इंटू 9.8 इंटू 5, 9.8 गिवन है तो 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब इसको सोल्व करो, तो इसको बताओ, करके बताओ तो कितना आएगा ये। अच्छा अब मैं अभी करके बताता हूँ, तो इसको लिख दो N2 माइनस N1, और इसमें से हमने क्या लिया 25 कॉमन ले लिया, और इसको हम लिख सकते हैं -30 इंटू 9.8। तो इसको N1 कर दो, N1 माइनस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 9.8 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो जाएगा ये? अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 5 जा, और ये कितना हो जाएगा 6 जा हो जाएगा। तो N1 माइनस N2 इक्वल टू, थोड़ा सोल्व करके बताओ, ये करो, ठीक बता रहे हो, कैलकुलेटर से करो। 6 इंटू, समझे हो कि कैसे मैंने किया, 6 इंटू 9.8 5 11.77। तो इसको 12 ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब चलो इस दोनों को सोल्व करो, दोनों को ऐड करो, ए इक्वेशन हो गया 2, ए इक्वेशन हो गया 2, और फर्स्ट और सेकंड से सोल्व करके बताओ। हाँ 11.77 बताई थी ना, तो हमने 12 ले लिया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो N2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, N1 आ जाएगा। अब किसी एक में N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये निगेटिव है तो इसको, इसमें हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दी, इतना तो समझते ही हो। और चलो आंसर करो, इसका आंसर निकाल के बताओ। एक का 38 है, 43, और एक का आंसर है हमारा 43, और एक का है 55। 43 इसी के आसपास आएगा थोड़ा। हमने 12 ले लिया ना, तो इसी के आसपास आएगा, आगे पीछे। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया।
हाँ वैल्यू पुट करना। अच्छा चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम इसी टाइप पे। एनसीईआरटी दिखाना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं। क्या 55 43 आ गया? हाँ करो। आ गया तुम्हारा? अच्छा चलो क्वेश्चन एक है, N1 55 होगा और N2 43। चलो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 16 लिखो। 16 चाहे एक और क्वेश्चन पहले कर दो, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद में करना। सेम इसी पे क्वेश्चन दूंगा मैं। हमने क्या लिखाया था? d1 इंटू एफ वन इजकल टू d2 माइनस d2 इंटू एफ टू लिखाया था ना, तो वही लिखाया। जैसे ए, इसके अबाउट हमको मोमेंट नेट मोमेंट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराना चाहेगा उस टॉर्क को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, और जो क्लॉकवाइज में मूव कराना चाहेगा उसको नेगेटिव। तो यही लिखा। जैसे सेंटर के अबाउट ले लिया, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना, 25, और ये कैसे रोटेट करना चाहेगा, N1 क्लॉकवाइज, तो -25 इंटू N1। N2 कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिया। अच्छा mg कैसे रोटेट करना चाहेगा, ऐसे, तो पॉजिटिव लिया, इसको 0, नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा। देख रही हो ये चीज? हाँ ये फिगर देख रही हो, ये वाला, यही मैं दूंगा, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, लिखो टू स्मॉल किड्स mass 10 kg and 15 kg, हाँ 10 kg and 15 kg are trying to balance their weight on seesaw SEESAW of total length 5 meter. 5 मीटर, ठीक है, हाँ लेंथ सीसो जो है उसका एक रॉड मान लो कि 5 मीटर है, और ठीक है, इफ वन किड इज सिटिंग एट वन एंड, वेयर शुड द अदर किड सिट? एक एक किड वन एंड पे बैठा हुआ है, तो दूसरे किड कहाँ पे बैठेगा, ये पूछा जा रहा है। वन एंड, वेयर शुड द अदर सीट, दूसरा कहाँ पे बैठेगा। ठीक है,
अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो, सेम अभी जो मैं कराया सेम उसी पे है। दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म मीटर स्ट्रिक। चलो मैं इसको बना देता हूँ। एक 1 मीटर स्ट्रिक है, ए यूनिफॉर्म मीटर स्ट्रिक या ए रॉड ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1 मीटर। अच्छा चलो मैं फिर से क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, चाहे मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। उसको यहाँ से के स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, ये स्ट्रिंग से क्या किया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। और इसका मास है तुम्हारा, मास है 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg, ठीक है। तो बताओ उसका मास कहाँ पे दिखाएंगे, सेंटर पे दिखाएंगे, तो इस पे दिखा देंगे, इसमें मास mg, और इस केस में दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट कैसे होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों में टेंशन सेम होगा, क्योंकि इसके सेंटर पे ये भी कितना डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे मान लो कि यहाँ पे हमने मास रख दिया, तो किस में टेंशन ज़्यादा होगा, उसमें या इसमें, इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ पे मास रख दिया तो इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पे मास रख दिया तो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है क्या कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक एट ए डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 70 सेंटीमीटर पे रखा गया, कहाँ पे रखेंगे, इस साइड रखेंगे, हाँ, लेंथ 1 मीटर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कर दो कैपिटल mg, और यहाँ पे कर दिया हमने स्मॉल mg। अब इस दोनों में टेंशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा या सेम हो जाएगा, बताओ तुम बताओ, डिफरेंट किस में ज़्यादा होगा, इस वाले में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा, तुम बताओ, तुम बताओ, जिस साइड हमने, अगर मान लो कि यहाँ पे मास रख देंगे तो इसमें टेंशन ज़्यादा होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, या इसमें ज़्यादा होगा, ये सेंटर में रखा हुआ है और सेंटर इधर रख दिया, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें मान लो कि टेंशन T1 ले लेते हैं, टेंशन T2 ले लेते हैं। अब वही हमको टेंशन T1 T2 निकालना है, सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। 70 सेंटीमीटर, हाँ, और ये देखो, ये डिस्टेंस है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बताओ तुम बताओ, अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, हाँ इसको T2 कर देते हैं, हाँ बताओ, T1 प्लस T2, तुम बताओ, नीचे बताओ कि नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो अभी हमने क्या बताया था, ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, तो 0, तो हम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 इजकल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना लिखेंगे, G। तो T1 प्लस T2 ये है तुम्हारा 200 ग्राम, यानी कि, और ये कितना है 20 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा 0.220 इंटू 10। इसका मास है तुम्हारा, रॉड का मास है 200 ग्राम और इसका मास है 20 ग्राम, तो इतना इंटू 10 कर दो,
तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 2.2, और इसको हम इक्वेशन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स है तो। अच्छा, अब फिर से टॉर्क का हम बताएंगे। इस पे है तुम्हारा T1, इस पे है तुम्हारा T2, सेंटर पे है mg, और इसको हम O ले लेते हैं, और ये हो जाएगा क्या, स्मॉल mg, और ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा, ये बताओ, अब टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, जिससे जिससे मैं पूछूंगा वहीं बताएगा, तुम ही बता दो। तुम बताओ, T1 किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसके रेस्पेक्ट में हमको लेना है, सेंटर ऑफ ओ के रेस्पेक्ट में, तो डी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इंटू T1, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू T1। तुम बताओ T2 को बताओ, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, कॉन्फिडेंस से बोलो, क्लॉक। देखो ऐसे रोटेट करना चाहेगा ना, क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। और ये डिस्टेंस कितना है, 50, तो क्या लिखेंगे, -50 इंटू T2। अच्छा, ये स्मॉल mg तुम बताओ 10 लेना ना क्या, जी, हाँ जी 10 ले लो। तुम बताओ स्मॉल mg किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज माइनस तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20 आएगा। 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10, अच्छा और इंटू कितना हो जाएगा, 20। 20 इसके वो सेंटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, सोल्व कर दो। अगर 20 ग्राम, देखो एक मिनट रुक जाओ, कैपिटल M है 200 ग्राम, दैट मीन्स 0.2 kg हो जाएगा, और स्मॉल m है तुम्हारा 20 ग्राम, हाँ मेंशन, तो कितना हो जाएगा, 0.02 kg, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक आ रहा है, देखो तो। अच्छा चलो, तुम करो करो करो, क्या बोले, और 20 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, अब चलो सोल्व करके बताओ जल्दी, T1 T2 कितना होगा। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, सिंपल है क्या, हाँ कर लो। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 50 से ऐसा करो कि डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 20 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/50,
तो ये हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू दिस। अब इस दोनों को ऐड कर दो एक बार कर दो आज। हाँ, कर दो, बताओ कितना लिखे हो, बताओ तो 2/25 कितना होगा? तो 0.08 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको 1 कर दो और सोल्व करो। दोनों को ऐड कर दो, T1 आ जाएगा, फिर हाँ डेसिमल में ही आएगा। हाँ नहीं तो फ्रैक्शन पूरा करके बताओ, मैं देखता हूँ आंसर। देखो एक में है टेंशन, जैसे T2 है तुम्हारा 1.04 और T1 है 1.12। T2 है तुम्हारा 1.04। अच्छा चलो मैं कैसे करता हूँ, देखो इस दोनों इक्वेशन को 1.12। अच्छा कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, ठीक है। पहले T1 बताओ कि T1 कितना आएगा। हाँ ठीक है, वो चलेगा। 1.12 है, 1.14 चल जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब 0.6, ठीक है। अब चलो एक दूसरा थ्योरम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोमेंट ऑफ ए कपल। और ये थ्योरी ही है, कुछ नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे है तुम्हारा F और यहाँ पे है तुम्हारा F, इसका डॉट निकालना है। और ये डिस्टेंस है मान लो कि D, और ये पॉइंट O है, और ये है तुम्हारा D/2। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा D/2, ठीक है। O के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो बताओ, इसको मान लो कि हम इक्वल टू F1 ले लेते हैं और इक्वल टू हम ले लेते हैं F2 सपोज। नहीं नहीं नहीं, इसमें टॉर्क निकालना है हमको, नेट फोर्स नहीं निकालना है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F ऊपर है F नीचे है, तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा टॉर्क निकालना है, ये बताओ F1 जिसका मैग्नीट्यूड हम F ही लेंगे, F1 इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव। टॉर्क कितना होगा तुम बताओ के रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव होगा। कितना होगा O के रेस्पेक्ट में, O से कितना डिस्टेंस है, D/2 इंटू F हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट O इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/2 इंटू F हो जाएगा। अच्छा तुम बताओ F2 किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम लिख देंगे D/2 इंटू F। तो ये कितना हो जाएगा, D इंटू F हो जाएगा। नहीं दोनों फोर्स हमने F लिया, हमने F2 इक्वल टू VF, F1 इक्वल टू VF लिया, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। कौन क्लॉकवाइज होगा, थोड़ा सोच के देखो। F2 कैसे रोटेट करना चाहेगा, इस रॉड को ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये कौन सा सेंस होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, हमारा टॉर्क कितना ही आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क कितना ही है, इतना नोट कर लिए।
हो गया। अच्छा, फिर से इस फिगर को मैं बना रहा हूं। एफ और इस डायरेक्शन में हो गया एफ। अब मान लो कि ओ यहाँ पे ले लिया और ए डिस्टेंस मान लो कि एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डी है तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो क्या था मिडिल पॉइंट पे था, ये इस पॉइंट पे अबाउट है, ठीक है। तो बताओ इसका टॉर्क बताओ, पहले ये बताओ कि एफ किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा कितना तुम बताओ ओ के रिस्पेक्ट में, डी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स इंटू एफ। जो क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा उस टॉर्क को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये हमने कन्वेंशन बताया था। अच्छा ये बताओ ए एफ किस डायरेक्शन में रोटेट करना, तुम बताओ, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू एफ हो जाएगा। इसमें से एफ कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी इंटू एफ हो जाएगा। तो एक समझ गया ना, मोमेंट ऑफ कपल चाहे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो सेम आएगा, चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालो या इस पॉइंट के अबाउट निकालो या मिडिल पॉइंट के निकालो, सभी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। और वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स में से किसी क्या मैग्नीट्यूड और सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। बोले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूँ इसको। कपल क्या होता है, दो फोर्स हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, और दोनों क्या हो, डिफरेंट लाइन के लॉन्ग लगे, ठीक है। जैसे इसको जैसे मान लो कि कैसे हैं एफ और एफ, ये भी इक्वल है अपोजिट है, समझ रहे हो, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है, इसको हम कपल नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि नहीं जल्दी बता दो, ये कैसे है, ये कैसे है, बोलेंगे इसको, हाँ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और दोनों सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है। अच्छा इसको बोलेंगे कि नहीं, इसको देखो, इसको बोलेंगे क्यों, दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो सेम है, कैसे बोलेंगे इसको। हमने क्या बोला था, दो फोर्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ना इसको बोलेंगे सिर्फ इसको बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों का सेम लाइन के लोग नहीं, कपल उसको बोलेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, और दोनों डिफरेंट लाइन के लॉन्ग हो, जैसे ये इस लाइन के लॉन्ग है, ये उस लाइन के लॉन्ग, ठीक है। नोट कर ली इसको, वो भी बना सकते हो कि कौन कपल है कौन कपल नहीं है। चलो चलो लिखो लिखो लिखो, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नहीं यही मैं लिखा रहा हूं, पहले हेडिंग दो, इसके नीचे पहले हेडिंग देखना कपल, COUPLE, ये है क्या चीज, पहले वो मैं लिखाता हूँ फिर उसके बाद में ये मैं बताऊंगा। लिखो, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अपोजिट, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a body along two different lines of action, फुल स्टॉप। लिखो, ए कपल हैज टर्निंग इफेक्ट but no resultant force act on the body. A couple has a turning effect
TURNING इफेक्ट बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, लेकिन नेट टॉर्क तो है, तो ये रोटेशनल मोशन होगा। बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, so it cannot produce translational motion. It produce only rotational motion. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लिखो टॉर्क ऑन ए कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन अभी क्या बताया? इसके अबाउट रोटेट करो, इसके अबाउट रोटेट करो, किसी के अबाउट रोटेट करो, उस पर नेट टॉर्क कितना होगा? सेम होगा। नेट टॉर्क इस पे क्या होगा? सेम होगा। बोल दो क्या बोला था? Torque on a couple is independent of the point of rotation. समझ गए? अभी मैं बताया था इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क क्या होगा? सेम होगा। और वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों फोर्स में से किसी के एक का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अलग अलग है, और दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमने टॉर्क पूरी तरह से समझाया। जैसे टॉर्क का 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है? R क्रॉस F, तो वो फार्मूला कब अप्लाई करना है? अभी हमने बताया कि इस पॉइंट के अबाउट भी सेम टॉर्क आ रहा था, इस पॉइंट के अबाउट भी सेम टॉर्क आ रहा था। अगर इस पॉइंट के अबाउट भी निकालूं तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने टॉर्क का 2 फार्मूला लिखाया, एक होता है R क्रॉस F, तो वो फार्मूला कब अप्लाई करना है? जब पोजीशन वेक्टर फोर्स गिवन है, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था R वेक्टर इक्वल टू I कैप J कैप समथिंग, और F इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस समथिंग कराया था, तो उस केस में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ऐसे गिवन हो F1 F2 टेंशन T1 T2 गिवन हो, तो उस केस में हमको क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। ठीक है, और कौन सा टॉर्क? उसमें जैसे I केस J केस में तो जो आएगा पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, उसमें तो हमको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन इस केस में हमको सोचना है कि अगर टॉर्क, अगर कोई फोर्स उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या? अच्छा, वो भी हम बाद में करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी टॉर्क का वो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है? तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। ठीक है, अब बताओ टॉर्क में अगर इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। नहीं, कोई डाउट्स हैं? उसमें क्या कराया गया? अगर याद है तो पूछो। याद नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अब इस चैप्टर को ऐसा है ना कि आज हो गया वेडनेसडे, फ्राइडे को पढ़ाऊंगा, संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अच्छा चलो उस दिन मैं बताऊंगा। अच्छा, नीचे क्लास नहीं है संडे को? पता नहीं सर, बताएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मंडे को मैं रखूँगा। तो अभी जितना भी है ये सब अच्छी तरह से समझ के रखना। ठीक है, चलो ठीक है।